सभी व्यूअर्स को मेरा फिर से एक बार नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जैक मॉडल पेपर फिज़िक्स के सेट नंबर 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन को डिस्कस करा था। इस सेक्शन में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से, जो कि सेक्शन सी के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट रिलेशन बिटवीन, नंबर ए में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर न्यू फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाए और टी से टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट किया जाए, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में जो रिलेशन होता है न्यू इक्वल टू 1/t होता है। तो ये पहला रिलेशन है। दूसरा लिखना है वेवलेंथ एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट के बीच में। तो अगर लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है एंड के जो स्मॉल के है वो प्रोपगेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो k इक्वल टू 2π/λ वो रिलेशन होगा बिटवीन वेवलेंथ एंड प्रोपगेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी। लैम्डा या फिर लैम्डा वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी को n से रिप्रेजेंट किया हमने और वेव वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया, तब इन तीनों के बीच जो रिलेशन आता है दैट इज v इक्वल टू n लैम्डा। नंबर डी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, प्रोपगेशन कांस्टेंट एंड वेव वेलोसिटी। देखिए अब इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हमें पता है कि ओमेगा इक्वल टू 2πn है ना, ओमेगा इक्वल टू 2πn। एक्चुअली ये कहाँ से आ रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूँ। ओमेगा इक्वल टू देखिए 2π/t होता है और 1/t के जगह पे आप फ्रिक्वेंसी जानते हैं और आप जानते हैं कि 1/t इक्वल टू फ्रिक्वेंसी होती है। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2π और 1/t इक्वल टू फ्रिक्वेंसी, तो उसके लिए n लिख दिया हमने। तो ओमेगा इक्वल टू 2πn जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ओमेगा इक्वल टू 2πn। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2π। 2π को लेफ्ट साइड ले जाकर डिवाइड कर दिया हमने। दूसरी तरफ वही प्रोपगेशन कांस्टेंट k इक्वल टू होता है 2π/λ। तो लैम्डा इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2π/k। अब जो वेव वेलोसिटी है, जो कि थर्ड क्वेश्चन में हमने बनाया भी है, v इक्वल टू n लैम्डा। तो n के प्लेस पे और लैम्डा के प्लेस पे, दोनों प्लेस पे हम ये जो पहले से वैल्यू लेकर के आए हैं वो हम रख देते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो वैल्यूज़ लेकर के आए हमने वो यहाँ पे रख देते हैं। तो v इक्वल टू कितना मिलेगा, n के जगह पे ओमेगा अपॉन 2π इंटू लैम्डा के प्लेस पे 2π/k। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा ओमेगा अपॉन k। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन अमॉन्ग v, ओमेगा एंड k, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, प्रोपगेशन कांस्टेंट एंड वेव वेलोसिटी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई आइडियल फ्लूइड है, कैसा फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और साथ में नॉन विस्कस होना चाहिए, और अगर वो स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है तो उसके लिए प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का जो सम है, और ये तीनों पर यूनिट मास के लिए हों, तो उनका जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ आप डिस्कस करें तो ये पहला वाला जो है p/ρ वो प्रेशर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है पर यूनिट मास के लिए। दूसरा वाला v²/t दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, gh दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, एंड तीनों का सम जो होगा वो होगा कांस्टेंट। और ये स्टेटमेंट है बर्नौलीज थ्योरम का या बर्नौलीज प्रिंसिपल का। अब इसके प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ के लिए हम लोग सबसे पहले एक आइडियल फ्लूइड कंसिडर कर लेंगे जो कि स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है और एक पाइप से होकर के जा रहा है जो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल रहा है, वेरिंग है, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ देख पा रहे हैं। अब इसमें कुछ एजम्पशन करने होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो पहला लेफ्ट साइड का जो पार्ट है उसे हमने ए कंसिडर किया, राइट साइड का जो पार्ट है वो है बी। लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है वो ग्राउंड से h1 हाइट पे है, साथ में उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे आप a1 है, और v1 वेलोसिटी से वहाँ पे लिक्विड अंदर की तरफ जा रहा है। साथ में लिक्विड का जो प्रेशर है वहाँ पे है दैट इज p1 जो कि यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करा है। वहीं दूसरी तरफ जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है a2, वेलोसिटी वहाँ पर फ्लूइड की जो है वो v2 है, h2 हाइट पे है ग्राउंड से वो पाइप, और वहाँ पे प्रेशर है p2। ये सारे एजम्पशंस हमने यहाँ पर किए हुए हैं।
आगे ले चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज में। तो वही बातें लिखी हुई है। अब यहाँ से सीधा आ जाइए आप, फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर कितना फोर्स एक्ट करेगा फ्लूइड पे। तो आपको पता है कि वहाँ का प्रेशर P1 है और एरिया A1 है, तो प्रेशर इंटू एरिया कहलाता है फोर्स। तो P1 इंटू A1 हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड एट पॉइंट ए। तो अगर इतना फोर्स एक्ट कर रहा है तो और साथ में फ्लूइड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 1 सेकेंड में, है ना। आपको पता होगा कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे हो तो यहाँ से वेलोसिटी इंटू टाइम अगर कर दें, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे यही किया हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्लूइड इन 1 सेकेंड इक्वल टू V1 इंटू 1 सेकेंड है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया गया। V1 में V1 वेलोसिटी ए पॉइंट जहाँ पर हमारा पाइप का है वहाँ पर V1 वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया V1। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे V1 हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्लूइड इन 1 सेकेंड होगा एट पॉइंट ए पर, ना कि वहाँ पे V1 को आप वेलोसिटी ट्रीट कर रहे हैं, नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पेज में चलिए। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, अब आपको पता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। तो WA वर्क डन एट पॉइंट A, तो वो हो जाएगा फोर्स को आप लिखते हैं P1 A1 और जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो है V1। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि यहाँ पे V1 डिस्प्लेसमेंट आ गया पर यूनिट टाइम के लिए। सिमिलरली अगर पॉइंट B पर वर्क डन की बात करेंगे तो हो जाएगा P2 A2 V2। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, चूँकि प्रेशर एनर्जी, देखिए ध्यान दीजिएगा कि प्रेशर एनर्जी जो है पॉइंट ए पर ज़्यादा है पॉइंट बी की तुलना में, क्योंकि पॉइंट ए से लिक्विड को पॉइंट बी तक पहुंचाना है और लिक्विड बी तक मतलब हाइट तक तभी जाएगा जब ज़्यादा प्रेशर हो। तो पॉइंट ए पर प्रेशर ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो WA माइनस WB कर देंगे। तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। इसको हमने ट्रीट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़िए। बट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये हमें पता है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है एंड दैट इज इक्वल टू m अपॉन रो। तो W इक्वल टू जो इक्वेशन 1 में दिया गया था उसके लिए हम देखिए क्या लिख सकते हैं। हमने वहाँ पे क्या ले रखा था, थोड़ा ध्यान देंगे, P1 A1 V1 और A1 V1 के प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं, A1 V1 के प्लेस पे लिख रहे हैं m अपॉन रो। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 m अपॉन रो माइनस P2 m अपॉन रो एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ तक इक्वेशन 2 तक आने के बाद अब आइए चेंज इन एनर्जी में। तो दो टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि लिक्विड एक हाइट पर जा रहा है, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी में देखिए इतना चेंजेस आएगा, mgh2 माइनस mgh1। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी क्योंकि आप नोटिस करे होंगे कि पॉइंट बी पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी में ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीमेंट होना ही है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। मतलब v2 इज़ ग्रेटर देन v1 है चूँकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 इज़ ग्रेटर देन a2 है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ चुके हैं और उससे हमें ये पता है कि वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी दैट इज इक्वल टू टोटल इंक्रीज इन एनर्जी। तो नेक्स्ट वाले पेज में डिस्कस करेंगे। तो P1 m अपॉन रो माइनस P2 m अपॉन रो एंड दैट इज इक्वल टू दोनों टाइप की एनर्जी को हमने सम कर लिया, है ना। तो अब हमें कितना मिलेगा, m दोनों साइड से कॉमन निकाल करके कैंसिल कर सकते हैं तो मिलेगा P1 रो माइनस P2 रो दैट इज इक्वल टू GH2 माइनस GH1 प्लस हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर। अब जितना वन वाला जो वन सबस्क्रिप्ट वाला जो क्वांटिटी है उसे हम लोग कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो मिलेगा हमें P1 रो प्लस P1 अपॉन रो प्लस GH1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू P2 अपॉन रो प्लस GH2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं P1 अपॉन रो प्लस GH प्लस V स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और यही हमारा बर्नौलीज थ्योरम है, बर्नौलीज इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं।
नंबर बी का कहना है राइट एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक जो एप्लीकेशन है वो है बंसन बर्नर। ये जो बंसन बर्नर है वो काम कैसे करता है, हालांकि आपको इतना ही लिखना है, बट ये वर्क कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। कि मान लीजिए कि कोई गैस पास कर रहा है एक नोजल एन से। मान लीजिए यहाँ पे आप नोजल देख रहे होंगे, इस नोजल एन से कोई गैस पास कर रही है। तो क्या होगा कि नोजल का जो मुहाना होता है वो छोटा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की वेलोसिटी वहाँ पे गैस की इंक्रीज़ कर जाएगी। और अगर यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाती है तो बहुत हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो वैसे केस में यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज एंड द प्रेशर इनसाइड द वर्टिकल पाइप डिक्रीजेज। यहाँ का प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि अगर हाई वेलोसिटी से ऊपर अगर गैस निकलता है तो इस जगह के एयर को, मतलब अंदर जो कुछ भी है उसको तो ले जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब उस रीजन में प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो उस प्रेशर जो डिक्रीज्ड प्रेशर है उसकी वजह से जो वहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ, या फिर कह सकते हैं खाली जगह जो बना, उसको भरने के लिए बाहर से एयर यहाँ पर रीच करना शुरू कर जाएंगी। ये जो दो पैसेज दिया हुआ है एयर के आने के लिए, जो कि आप देख रहे हैं एरो मार्क से, उधर से एयर आना शुरू कर जाएगा और फिर एयर जो है वो बंसन बर्नर में गैस के साथ ऊपर की तरफ जाएगा। और ये जो मिक्सचर है गैस और एयर का वो अपवर्ड मूव करेगा और बर्नर के टॉप पे वो बर्न करेगा। एंड दैट इज़ हाउ द बंसन बर्नर वर्क्स। और ये एक एप्लीकेशन है बर्नौलीज प्रिंसिपल का, बर्नौलीज थ्योरम का। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को अगर आप इन्फिनिटी से किसी दूसरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी एक पॉइंट पर ला रहे हैं, मान लीजिए एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी हमने कंसिडर कर लिया, तो उसके लिए ये मान लीजिए इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी से इस यूनिट मास वाले ऑब्जेक्ट को अगर इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में, मान लो कि ये मैंने जो डॉटेड लाइन से बनाया ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो अगर इस बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी एक पॉइंट तक अगर आप लेकर के आएंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा बॉडी को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लाने के लिए, तो वो वर्क डन कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बी नंबर का कहना है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए मास। एक सर्टेन मास के लिए आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो सबसे पहले हमने एक यूनिट मास वाला ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है जो कि r डिस्टेंस पर है किसी दूसरी बॉडी से जिसका मास है कैपिटल M, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। और जो बॉडी है यूनिट मास वाला वो इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है कैपिटल M मास वाले ऑब्जेक्ट से। तो जो फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा ऑन द यूनिट मास दैट इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आप इस फोर्स का जो वैल्यू है वो बता सकते हैं, F इक्वल टू GM इंटू 1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे हमने 1 पुट किया है बिकॉज जो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिट मास वाला है, तो इसलिए उसके प्लेस पे 1 पुट किया गया है। तो फाइनली सॉल्व करके मिलेगा GM अपॉन R स्क्वायर, जिसे हमने इक्वेशन 1 नाम दिया। नाउ द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ मास M। ज़्यादा मास वाला बॉडी कौन है? तो M, कैपिटल M मास वाला बॉडी ज़्यादा मास वाला बॉडी है दोनों में से, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इसी बॉडी की तरफ होगा। आगे बढ़िए। लेट द यूनिट मास बी डिस्प्लेस्ड बाय फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q थ्रू ए डिस्टेंस dr। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि मेरे पास दो पॉइंट्स है P एंड Q, तो उस पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होता है एक छोटे से डिस्टेंस को लेते हुए, dr डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो dr है। मतलब जो बॉडी है, जो यूनिट मास वाली बॉडी इन्फिनिटी पर रखी हुई है, उसे हम छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट dr प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम पॉइंट P टू Q। तो एक स्मॉल वर्क डन हमें मिलता है जो कि लिख सकते हैं dw इक्वल टू F डॉट dr। आपको पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क डन होता है। और dw इक्वल टू, इसे और इलेबोरेट करते हुए लिख सकते हैं F dr cos थीटा, और थीटा के प्लेस में हम पुट कर सकते हैं 0 डिग्री, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन कैपिटल M मास वाले ऑब्जेक्ट की तरफ है। मतलब दोनों के बीच एंगल बनने वाला जो है वो 0 डिग्री है।
तो cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आ गया f इंटू डी आर। अब f का वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे, जो कि है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू पुट कर दिया गया है जी एम अपॉन आर स्क्वायर इन प्लेस ऑफ f। टोटल वर्क डन हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी डब्ल्यू को जो इंटीग्रेट किया जाएगा वो फ्रॉम 0 टू w हो सकता है, आप लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट साइड में जो डिस्प्लेसमेंट का जो वेरिएशन होगा वो इन्फिनिटी से r पॉइंट तक होगा, ठीक है। तो इक्वेशन जो एबव इक्वेशन था उसे हमने इंटीग्रेट कर दिया बिटवीन द लिमिट्स 0 टू w एंड इन्फिनिटी टू r। आगे बढ़िए, तो लेफ्ट साइड का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया w एंड दैट इज इक्वल टू g और m, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G है, और जो कैपिटल M है मास ऑफ द बिगर बॉडी, उसे हमने बाहर कर लिया एज ए कांस्टेंट, और इनसाइड द इंटीग्रेशन साइन हमारे पास रह जाता है डी आर अपॉन आर स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स के हेल्प से, तो आपको मिलता है इंटीग्रेशन r टू द पावर -2 dr, और जब उसे इंटीग्रेट करना पड़ता है तो आपको मिलता है r टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। ये जो फार्मूला है जिसके हेल्प से आप लिखते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx एंड दैट इज इक्वल टू x टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। तो इस फार्मूला के हेल्प से इसको लिखा गया है और लिमिट पुट कर दिया गया है इन्फिनिटी टू r। नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा w इक्वल टू जी एम अंडर ब्रैकेट r टू द पावर -1 अपॉन -1 एंड लिमिट है इन्फिनिटी टू r। नेक्स्ट स्टेप में जो -1 है इसको बाहर कर लेते हैं, तो आपके पास मिल जाता है w इक्वल टू -gm इंटू r टू द पावर -1 को लिखा गया है 1/r, और लिमिट पुट कर दिया गया r टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट पेज में चले, तो नेक्स्ट पेज में आपको मिलता है w इक्वल टू -gm अंडर ब्रैकेट 1/r - 1/इन्फिनिटी। हमने अपर लिमिट और माइनस करते हुए लोअर लिमिट को पुट कर दिया यहाँ पे इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप है w इक्वल टू 1/इन्फिनिटी का वैल्यू हो जाता है 0, तो आपको मिलता है w इक्वल टू -gm अपॉन r। अब ये जो वर्क डन है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v के इक्वल होता है, तो इसलिए हम फाइनली लिखते हैं v इक्वल टू -gm अपॉन r, और ये हमारा एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बातें समझ में आई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।